गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का यूज़ करते हैं। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या रिप्रेजेंट करती हैं? स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इट मीन्स कि अगर इनके बीच में सेपरेशन सेम है तो हर पॉइंट पे स्ट्रेंथ सेम होगी, तो उसको बोलेंगे यूनिफॉर्म फील्ड। सेपरेशन अलग अलग है तो नॉन यूनिफॉर्म फील्ड। ये एरो हेड के शो करता है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इधर से इधर की तरफ जा रही है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने ये रिप्रेजेंटेशन यूज़ किया था। ठीक है, अब हम सपोज करते हैं कि इसके बीच में अगर हम कोई एरिया रख दें या किसी ऑब्जेक्ट को ऐसे, या किसी समझ लीजिए कि किसी प्लेट को हमने रेक्टेंगुलर प्लेट या को हमने ऐसे रख दिया। ठीक है, तो सपोज हमने किसी रेक्टेंगुलर प्लेट को इसके बीच में रख दिया। ठीक, तो अब क्या होगा? तो देखो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं ये इस रेक्टेंगुलर प्लेट को क्या करेंगी? क्रॉस करेंगी। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या करेंगी? इस रेक्टेंगुलर प्लेट को क्रॉस करेंगी। ठीक है, तो यहाँ पे एक ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ये किसका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर की तरफ शो करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। ठीक है, अब अगर हमने किसी एंगल पे इस रेक्टेंगुलर प्लेट को यहाँ पे रखा है तो इसका क्या होगा? एक एरियल वेक्टर होगा। एरियल वेक्टर का डायरेक्शन क्या कैसे होता है? एरियल वेक्टर का जो डायरेक्शन होता है वो जैसे मान लीजिए ये एरिया है। ठीक है, तो इसका जो एरियल वेक्टर होगा वो क्या होगा? इसके परपेंडिकुलर आउटवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, फॉर ओपन बॉडीज, फॉर क्लोज बॉडीज वो भी परपेंडिकुलर आउटवर्ड होता है। ठीक है, तो इसका जो एरियल वेक्टर होगा सपोज वो इस डायरेक्शन में है। ठीक है, तो एरियल वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एक सर्टेन एंगल होगा। सपोज दैट एंगल इज थीटा। ठीक, सपोज दैट एंगल इज थीटा। तो एरियल वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में है थीटा एंगल। इसका मतलब यह है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एरियल वेक्टर को थीटा डिग्री पे कट कर रही है। ठीक, अब देखो अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड का एक कंपोनेंट इधर की तरफ ले ले और एक कंपोनेंट इधर रिजॉल्व कर लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को, या एरियल वेक्टर को भी रिजॉल्व कर सकते हैं। जो इलेक्ट्रिक फील्ड को रिजॉल्व करते हैं, इसका एक कंपोनेंट इधर की तरफ कितना कंपोनेंट होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का? ई कॉस थीटा। और इधर की तरफ कितना कंपोनेंट होगा? ई साइन थीटा। अब आप ये बताइए कि इन दोनों कंपोनेंट में से कौन सा कंपोनेंट है जो एरियल इसको क्रॉस कर रहा है? ई कॉस थीटा। ई साइन थीटा तो उसके प्लेन के पैरेलल जा रहा है, तो ये तो इसको क्रॉस करेगा नहीं। सिर्फ कौन सा कंपोनेंट क्रॉस करेगा? ये वाला। इसका मतलब जब इलेक्ट्रिक फील्ड किसी रेक्टेंगुलर प्लेट से किसी एंगल पे हम एंटर कराते हैं तो उसका सिर्फ एक कंपोनेंट होता है जो उसको परपेंडिकुलर जो है कट कर रहा होता है। ठीक है, दैट इज ई कॉस थीटा। तो यानी अगर मैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करूं तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक्चुअली में यही चीज रिप्रेजेंट करता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या रिप्रेजेंट करता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो रिप्रेजेंट करता है वो रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग एरिया या परपेंडिकुलर एरिया। ठीक है, कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जिस एरिया को क्रॉस करती है, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होता है वही क्या रिप्रेजेंट करता है? हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अब देखो क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो नंबर कैसी क्वांटिटी होती है? स्केलर क्वांटिटी। मतलब 4, 5, 10, 15, 20 लाइंस, 20 लाइंस ऐसे आंसर आएंगे। ठीक है, तो ये कैसी क्वांटिटी है? नंबर्स, स्केलर क्वांटिटी। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऐसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। अब हम समझते हैं कि अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स की यहाँ होता क्या है, ये समझ में आ गया हमें। अब समझते हैं कि इसकी वैल्यू कैसे निकालें हम, कि भाई कितनी लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे अगर हम बात करें तो देखो यहाँ पे एक फॉर्मूला हम निकाल के समझते हैं इसको पहले, फिर अलग अलग समझेंगे। कि देखो अगर हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स को रिप्रेजेंट करते हैं फाई से, वैसे फाई ई से करते हैं पर बेसिकली अभी जो मैग्नेटिक आएगा तो फाई एम होगा, यहाँ पे हम फिलहाल फाई से ही करते हैं। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को जो हम रिप्रेजेंट करते हैं वो करते हैं फाई से। अब फाई इज इक्वल टू क्या होगा? देखो परपेंडिकुलर कौन सा कंपोनेंट किया, मतलब एक
क्रॉस सेक्शन एरिया से कितना कंपोनेंट गया, ई कॉस थीटा, और टोटल एरिया कितना है, टोटल एरिया कितना है ए, तो ये हो जाएगा ई कॉस थीटा इंटू ए। इसको लिख सकते हैं हम ई डॉट ए, याद है डॉट प्रोडक्ट, ई डॉट ए। अब ये जो फॉर्मूला है इस केस में देखो इसमें हुआ क्या, इसमें हमारा जो एरिया था वो भी यूनिफॉर्म था, रेक्टेंगुलर शीट या व्हाटएवर, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या थी, यूनिफॉर्म थी, और यहाँ पे मिला हमें डॉट प्रोडक्ट। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, इट्स अ डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड एरियल वेक्टर। अब ऑब्वियसली डॉट प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं, स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। तो कैसी क्वांटिटी मिलेगी, स्केलर क्वांटिटी मिलेगी, ठीक है। बट यहाँ पे अब इसको थोड़ा समझते हैं कि मान लीजिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल है या एरिया नॉन यूनिफॉर्म है। फॉर एग्जाम्पल हम समझते हैं कि देखो जैसे हम यहाँ पे देखो कि सपोज मैं आपसे बात करूँ कि एक एरिया है, ठीक है, एक स्क्वायर है या रेक्टेंगल जो भी है, सपोज ये एक स्क्वायर समझ लीजिए, सपोज ये 3 मीटर है और ये भी 3 मीटर है। अब अगर मैं आपसे बोलूँ कि इसके 1 मीटर स्क्वायर से, इसके 1 मीटर स्क्वायर से 5 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही है, 1 मीटर स्क्वायर से 5 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं, ठीक है। तो अगर 1 मीटर स्क्वायर से 5 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं तो टोटल एरिया से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होंगी, सिंपल, क्योंकि एरिया हमारा यूनिफॉर्म है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, अब इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे यहाँ पे यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म मतलब हर 1 मीटर स्क्वायर से 5 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं, 5, ठीक है। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कितनी पास होंगी, टोटल लाइंस कितनी पास होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सपोज परपेंडिकुलर इनवर्ट डायरेक्शन में पास हो रही, परपेंडिकुलर ऐसे, ठीक, या फिर ऐसे भी निकल सकती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक। तो कितनी लाइंस पास होंगे टोटल, तो हम करेंगे, देखो सिंपल कैलकुलेशन है, 1 मीटर स्क्वायर से 5, टोटल एरिया कितना हो जाएगा, 3 3 जा 9, तो ये जाएगा 45 लाइंस टोटल एरिया से पास हो रही है। अब यहाँ पे देखो क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर है और एरियल वेक्टर भी, यानी एरिया, अगर मैं आउटवर्ड ले लूँ चलो यहाँ पे, तो एरियल वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में कितने डिग्री का एंगल हो गया, 0 डिग्री का, ठीक। तो यानी वहाँ पे थीटा कितना हो गया हमारा, 0 हो गया, ठीक, cos 0 1। तो हमने क्या करा, सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड और उसको किसको मल्टीप्लाई कर दिया, टोटल एरिया को मल्टीप्लाई कर दिया, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और टोटल एरिया को क्या कर दिया हमने, मल्टीप्लाई कर दिया, हमें टोटल नंबर ऑफ लाइंस मिल गए। तो ये वाला जो फॉर्मूला आएगा ये सिर्फ उन जगह पे लगेगा जहां पे हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, यूनिफॉर्म होगी, और एरिया हम इजीली कैलकुलेट कर सकेंगे, ठीक। लेकिन मान लीजिए कि मैं आपसे ऐसे पूछूं कि मान लीजिए ये है, ये कोई एरिया है, फॉर एग्जाम्पल ये कोई एरिया है, और इसमें से हमें निकालना है कि भाई इसमें से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रहा है, ठीक है। अब इस एरिया को कैसे कैलकुलेट करेंगे, इस एरिया को कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो देखो कोई फॉर्मूला है इसको कैलकुलेट करने का, नहीं, तो यहाँ पे किसका यूज करते हैं, इंटीग्रेशन का। सिंपल सी बात समझते हैं कि यहाँ पे किस चीज़ का इंटीग्रेशन करते हैं, यूज करते हैं इंटीग्रेशन का। अब इंटीग्रेशन क्या करता है कि अगर इसके 1 मीटर स्क्वायर से यहाँ पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड को हम यूनिफॉर्म भी मान सकते हैं, नॉन यूनिफॉर्म भी मान सकते हैं, ठीक। पर हमें इतना समझ में आया कि भाई इसको मैं डायरेक्टली कैलकुलेट नहीं कर सकता, इसको क्या करना पड़ेगा, हमें स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में, रेक्टेंगल्स में डिवाइड करना पड़ेगा, और हर कितने में इनफाइनाइट पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा, और उसके बाद हर छोटे छोटे पार्ट का निकाल के उसको ऐड करना पड़ेगा, समझ गए बात। तो ऐसी हर जगह जहाँ पे हमें ये प्रोसेस करना पड़े कि किसी ऑब्जेक्ट को या किसी ग्राफ को इनफाइनाइट पार्ट्स में तोड़ के जोड़ना हो, तो उस हर जगह क्या यूज़ होता है, इंटीग्रेशन यूज़ होता है। इंटीग्रेशन बेसिकली यही काम करता है वहाँ पे, ठीक। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्मॉल 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 पार्ट्स में निकालेंगे, फिर इसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो बेसिकली हम यहाँ पे बोलते हैं कि हम इसको, जैसे मान लो टोटल एरिया इसका ए मान लेते हैं, टोटल एरिया कितना मान लेते हैं, ए मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ हम छोटे छोटे एरिया लेंगे, जैसे डी ए स्मॉल डी ए छोटे छोटे डी ए मान लेंगे, ठीक है। तो टोटल फ्लक्स क्या हो जाएगा इसका, अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का कुछ ना कुछ डायरेक्शन होगा, सपोज किसी और एंगल पे या परपेंडिकुलर ही मान लेते तो थीटा उस चीज़ पर डिपेंड कर जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए, इंटीग्रेशन ई डॉट डी। अभी निकालेंगे इसको कैसे आई, पर फिलहाल समझ लो कि इंटीग्रेशन कहाँ पे यूज़ होगा, जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड या तो वेरिएबल हो या फिर एरिया हमारा इस तरह से हो कि हम उसको डायरेक्टली कैलकुलेट
ना घट सके। तो वहां पे अब ये वाला फॉर्मूला यूज होगा, इंटीग्रेशन। ठीक है, समझ गए बात। अब देखते हैं कि सपोज कि ये एरिया है हमारे पास, ये कोई कर्व है और यहां पे हमारा कोई चार्ज रखा हुआ है। ठीक है, और इस चार्ज से ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी, पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जनरेट होती है पॉजिटिव चार्ज से, सबको पता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगे, हम कुछ लाइंस ले लेते हैं यहाँ पे। अब समझो कि ये जो डिस्टेंसेस हैं इस चार्ज से क्या है, अलग अलग। सपोज ये R1 है, ये R2 है, ये अप टू Rn है। ये डिस्टेंसेस क्या है, सबसे अलग अलग है। ठीक है, अब देखो तो ये यहाँ पे क्या होंगे, इस पे इस ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे कितनी होगी, E1 मान लेते हैं, ये E2 मान लेते हैं, ये क्या मान लेते हैं, En। इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगी, सब जगह पे अलग अलग होगी। ठीक है, अब देखो कि हमें निकालना है कि इस एरिया में से कितना फ्लक्स पास हो रहा है, कितना फ्लक्स पास हो रहा है। अब ये एरिया तो हम डायरेक्टली कैलकुलेट नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे छोटे छोटे एरियाज मान लेंगे, छोटे छोटे। ठीक है, और ऑब्वियसली एरिया, तो एरिया का क्या होता है, उस जैसे किसी कर्व पे एरिया, हम एरियल वेक्टर क्या होगा, जैसे कर्व यहाँ पे होगा तो उसके क्या होगा, उसके टेंजेंट पे ऐसे परपेंडिकुलर होगा एरियल वेक्टर। तो इसके क्या होगा, किसी परपेंडिकुलर होगा इस सरफेस पे, सपोज परपेंडिकुलर इधर है। ठीक है, तो इसको मान लेते हैं एरिया A1, DA1। ठीक, या फिर DA भी मान लो, तो कोई वो नहीं है, अलग नहीं है। ठीक है, यहाँ पे छोटा सा एरिया DA2, यहाँ पे DAN। ठीक है, सपोज यहाँ इन दोनों के बीच में एंगल है θ1, इन दोनों के बीच में कितना है θ2, इन दोनों के बीच में कितना है θ3। ये छोटे छोटे एरिया DA भी ले लो तो कोई फर्क नहीं होता, स्मॉल एरिया है तो इक्वल ले सकते हैं, बहुत स्मॉल एरिया में उनके बीच में कंपैरिजन। ठीक है, हमने एरियाज ले लिए यहाँ पे DA। ठीक, अब हम क्या करेंगे कि भाई टोटल फ्लक्स हमें निकालना है, तो इन n एरियाज में n जो छोटे छोटे DA लिए मैंने, इन सब में फ्लक्स निकाल के क्या करना है, हमें ऐड करना है। तो देखो यहाँ पे, तो टोटल फ्लक्स क्या होगा इसके थ्रू, टोटल फ्लक्स होगा पहला वाला E1 डॉट DA, पहला वाला, प्लस दूसरा E2 डॉट DA, प्लस अप टू En डॉट DA। इसको इनफाइनाइट तक भी कर सकते हैं, n टेंस टू इनफाइनाइट मान लेते हैं। ठीक है, इनफाइनाइट n पार्ट्स में इनफाइनाइट पार्ट्स वही चाहिए, समझ लो n इनफाइनाइट तक जा रहा है। ठीक, अब देखो अब क्या होगा कि देखो E1 डॉट DA, E2 डॉट DA, En डॉट DA, तो हमने क्या करा, इनको ऐड किया। ठीक, अब देखो तो इस चीज को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो भाई एरियल वेक्टर टोटल एरिया निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी अलग अलग है, तो इस चीज को हमने कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम E डॉट DA से, E डॉट DA से। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ नॉन यूनिफॉर्म एरिया और नॉन यूनिफॉर्म फील्ड इज इंटीग्रेशन E डॉट DA। अच्छा, ये E1 डॉट DA, E1 डॉट DA को क्या लिख सकता था मैं, E1 DA cos θ1। E2 डॉट DA को क्या लिख सकता था, E2 DA cos θ2। अप टू En डॉट DA को क्या लिख सकता था मैं, En DA cos θn। ठीक, तो हमने क्या किया, इन सबको जोड़ दिया, समझिए। अब देखिए, मान लीजिए कि एक पॉजिटिव चार्ज है जो किसी स्पेरिकल सरफेस के बीच में रखा हुआ है, एक स्फीयर है, स्फीयर के बीच में पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है। ठीक है, तो हमें पता है कि भाई पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है, जनरेट करता है अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो सपोज ये इलेक्ट्रिक फील्ड जिसने यहाँ पे जनरेट की, ठीक है, ये बना लो। ठीक, तो अब देखो कि जब किसी सरफेस से आउटवर्ड डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड जाएंगी तो क्या होगा। देखो यहाँ पे सपोज यहाँ पे हम छोटे छोटे एंगल ले लेते हैं, कुछ भी एंगल ले लो। यहाँ पे ये परपेंडिकुलर, चलो परपेंडिकुलर एग्जिट करता है, तो यहाँ पे देखो जितने एंगल्स हैं ऑल आर 0 डिग्री और एक्यूट एंगल्स। इसका मतलब cos थीटा जो है वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट।
कॉस थीटा पॉजिटिव, यानी 90 से कम एंगल पे जब भी जो है इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड डायरेक्शन में जाएगी तो कॉस थीटा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो अगर हम फॉर्मूला वाइज बात करें तो फाई इज इक्वल टू क्या होता है, ई डॉट ए होता है, ठीक है। तो ये ई ए कॉस थीटा, ई ए कॉस थीटा, कॉस थीटा क्या हो जाएगा हमारा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये कैसा फ्लक्स होगा, ये होगा पॉजिटिव फ्लक्स। तो याद करिए कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आउटवर्ड डायरेक्शन में जा रही हैं तो फ्लक्स कैसा होगा हमारा, पॉजिटिव होगा, ठीक। किसी सरफेस से आउटवर्ड डायरेक्शन में जा रही है तो पॉजिटिव, सरफेस के अंदर जा रही है तो उसका देखो, सपोज कि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज रखा है किसी सरफेस के अंदर और इलेक्ट्रिक स्फेरिकल सरफेस के अंदर, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है, नेगेटिव की तरफ जाती हैं। तो देखो यहाँ पे अगर मैं एरियल वेक्टर कंसीडर करूंगा तो एरियल वेक्टर का डायरेक्शन क्या होता है, क्लोज सरफेस के परपेंडिकुलर आउटवर्ड, बताया था। एरियल वेक्टर का डायरेक्शन क्या होता है, परपेंडिकुलर आउटवर्ड फॉर क्लोज सरफेस, हम परपेंडिकुलर आउटवर्ड डायरेक्शन में लेते हैं। तो सबके एरियल वेक्टर किधर होंगे, बाहर की तरफ, देखो है ना, सबके एरियल वेक्टर क्या होंगे, बाहर की तरफ होंगे। और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, इनवर्ड डायरेक्शन में। इसमें क्या था, दोनों ही बाहर की तरफ थे। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है इनवर्ड डायरेक्शन, ठीक। तो ये जो एंगल होगा इन दोनों के बीच में, ये क्या होगा, ऑप्टिज एंगल होगा, यानी सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस थीटा क्या होता है हमारा, नेगेटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो इस वजह से क्या होगा कि जब इस तरह से इनवर्ड डायरेक्शन में फ्लक्स एंटर करेगा, जब इनवर्ड डायरेक्शन में फ्लक्स एंटर करेगा तो फाई इज इक्वल टू जो ई ए कॉस थीटा होगा, तो कॉस थीटा क्या होगा, नेगेटिव, तो इसको बोलेंगे नेगेटिव फ्लक्स। इन चीज़ों को अभी हम न्यूमेरिकल से समझेंगे, पर फिलहाल एक चीज़ आप समझ लीजिए कि आउटवर्ड डायरेक्शन में फ्लक्स को क्या कंसिडर करते हैं, पॉजिटिव। इनवर्ड डायरेक्शन में फ्लक्स को क्या कंसिडर करेंगे, नेगेटिव, ठीक। यहाँ पे हमने यूनिफॉर्म थी इसलिए मैंने, एरिया भी स्पेरिकल था और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड भी, क्योंकि डिस्टेंस सेम होगा तो यूनिफॉर्म होगी हर पॉइंट पे, एक ही पोटेंशियल सरफेस, याद है, हाँ। तो वही चीज़ है, तो जो है इनवर्ड डायरेक्शन में नेगेटिव होगी और आउटवर्ड डायरेक्शन में क्या होगी, पॉजिटिव होगी, ठीक। चलो अब जो है इस चीज़ को एक छोटे से न्यूमेरिकल से समझेंगे। सपोज कि हमारे पास एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्या है हमारे पास, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हमने क्या किया, उस इलेक्ट्रिक फील्ड में एक सिलेंडर रख दिया जिसकी एक्सेस जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में है। सपोज हमने यहाँ पे क्या रख दिया, एक सिलेंडर रख दिया, एक सिलेंडर यहाँ पे रख दिया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है हमारी, यूनिफॉर्म, याद रखना इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है, यूनिफॉर्म, और हमने यहाँ पे सिलेंडर रख दिया उस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, ठीक। अब देखो, तो अब हमें इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जो हमने सिलेंडर रखा, इसके थ्रू क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है। सिलेंडर का क्रॉस सेक्शन एरिया जो है हम कितना मान लेते हैं, ए मान लेते हैं। क्रॉस सेक्शन एरिया कितना मान लेते हैं, ए, और ये भी क्या है, यूनिफॉर्म है, ये भी क्या यूनिफॉर्म है। तो अब देखो, अब सिलेंडर में कितने सरफेस एरिया होते हैं, 1 2 3, ठीक है, 2 फ्लैट और एक कर्व सरफेस एरिया। तो अब देखो बात करते हैं, पहले फर्स्ट इस सरफेस की बात करते हैं, इसको हम मान लेते हैं ए, इसको हम मान लेते हैं ए। इस वाले पॉइंट पे एरियल वेक्टर का डायरेक्शन किधर होगा, परपेंडिकुलर आउटवर्ड। एरियल वेक्टर का डायरेक्शन किधर होगा, परपेंडिकुलर आउटवर्ड, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है ये इनवर्ड डायरेक्शन। तो जो एंगल है इलेक्ट्रिक फील्ड और एरियल वेक्टर के बीच में, दैट इज थीटा 1 मान लो 180 डिग्री, 180 डिग्री, ठीक। इस वाले पॉइंट पे बात करते हैं, बी पॉइंट। यहां पे एरियल वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा, परपेंडिकुलर, सिलेंडर है ना, तो परपेंडिकुलर आउटवर्ड एरियल वेक्टर, ठीक है। यहां पे जो एंगल होगा इलेक्ट्रिक फील्ड और एरियल वेक्टर के बीच में, वो कितना होगा, ये एंगल, पैरेलल लाइंस, ये एंटी पैरेलल थी, ये क्या थी, पैरेलल। तो थीटा 2 कितना हो जाएगा यहाँ पे, 0, कितना हो जाएगा, 0। ये जो पॉइंट है, ये सरफेस ऐसे है, समझो इसको ऐसे, ये सिलेंडर है, तो इसका एरियल वेक्टर कितना होगा, इसके परपेंडिकुलर, इसमें जो टेंजेंट होगी सरफेस के क्या होगा, परपेंडिकुलर। यानी यहाँ पे जो एरियल वेक्टर होगा वो किधर होगा, इधर, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किधर है, इधर की तरफ। तो यहाँ पे एंगल कितना होगा, 90
डिग्री। तो समझो कि इस सिलेंडर के थ्रू अगर मेरे को टोटल फ्लक्स निकालना है, अगर मुझे टोटल फ्लक्स इस सिलेंडर के थ्रू निकालना है तो कैसे निकलेगा? फ्लक्स इज स्केलर क्वांटिटी, तो ऑब्वियसली सीधा सीधा ऐड करना है, अलजेब्रिक एडिशन। ठीक है, चलो तो करके देखते हैं। फाई इज इक्वल टू फर्स्ट इलेक्ट्रिक फ्लक्स फ्रॉम सरफेस ए, इससे यस करो 5 फ्रॉम ए प्लस 5 फ्रॉम बी प्लस 5 फ्रॉम सी। ठीक है, अब 5 फ्रॉम ए की बात करते हैं, 5 फ्रॉम ए। ठीक है, तो ई डॉट ए, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म, एरिया यूनिफॉर्म, तो डायरेक्ट ई डॉट ए लगा सकते हैं हम, ई डॉट ए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म, एरिया यूनिफॉर्म, तो ये क्या हो जाएगा? ई ए कॉस 180 डिग्री, कॉस 180 डिग्री दैट इज माइनस ई ए, माइनस ई ए। ठीक, दूसरा अब बात करेंगे 5b की, 5b की। तो देखो ये क्या हो जाएगा? ई डॉट ए दैट इज ई ए कॉस 0, कॉस 0 कितना होता है? 1, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव फ्लक्स। अभी बताया था, देखो वैसे भी समझ सकते थे, इनवर्ट नेगेटिव, आउटवर्ड पॉजिटिव। ठीक, अब यहां पे देखो इसको C मान लो, तो 5C कितना हो जाएगा? 5C पे हो जाएगा E डॉट ए दैट इज ई ए कॉस 90, और कॉस 90 कितना होता है? 0। अब देखो ये चीज़ हमने स्टार्टिंग में समझी थी कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सरफेस के पैरेलल जाएंगी, सरफेस के पैरेलल मतलब एरिया के पैरेलल, एरियल वेक्टर के नहीं, एरिया के पैरेलल। जब एरिया के पैरेलल होंगे तो एरियल वेक्टर के परपेंडिकुलर होंगी, समझो बात? जब एरियल वेक्टर के पैरेलल होंगे तो एरिया के परपेंडिकुलर होंगे, क्योंकि एरियल वेक्टर का डायरेक्शन एरिया के परपेंडिकुलर है। इस चीज को ध्यान से समझो, ठीक है, कि एरियल वेक्टर का डायरेक्शन उसके क्या है? एरिया के परपेंडिकुलर है। तो जब एरिया इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगा तो एरियल वेक्टर क्या होगा? पैरेलल या एंटी पैरेलल। ठीक, तो यहां पे देखो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो एरिया के अलोंग जा रही है, इसका मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इसको कट नहीं करेंगे तो उसकी वजह से भी फ्लक्स की तरह डायरेक्टली कितना लिख सकते थे हम? 0 लिख सकते थे। ठीक है, तो अब अगर यहाँ पे टोटल फ्लक्स की हम बात करें तो टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा इसके थ्रू? देखो पहला प्लस माइनस ई ए, दूसरा प्लस ई ए, इनवर्ट फ्लक्स, आउटवर्ड फ्लक्स, और ये 0 फ्लक्स, तो टोटल आंसर आएगा 0। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। The electric field in a region is given by E is equal to 3/5 E naught I cap plus 4/5 E naught J cap। ठीक है, with E naught is equal to 2 into 10 की पावर 3 न्यूटन पर कूलम। Find the flux of this field through a rectangular surface of area 0.2 meter square parallel to YZ plane। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को ध्यान से समझते हैं और देखो Z, जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो है एक्स वाई प्लेन में, यानी वो इस डायरेक्शन में किधर जा रही है। उसका एक कंपोनेंट है ई एक्स इस डायरेक्शन में और ई वाई इस डायरेक्शन में। देखो ठीक, अब समझो कि हमारा वाईजेड प्लेन क्या होगा। अब 3D में समझे तो ये एक्सेस ऐसे होती है ना, ये है, तो ये जो प्लेन होगा ये हमारा वाईजेड प्लेन होगा। ये हमारा कौन सा प्लेन होगा? वाईजेड प्लेन। यानी वाईजेड प्लेन के क्या बोल रहा है वो? पैरेलल, यानी ये हमारा वाईजेड प्लेन होगा। समझो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये होगा वाईजेड प्लेन। ये 3D में समझो इसको। तो ऐसे रखा हुआ है सरफेस। जब सरफेस ऐसे रखा होगा तो उसका एरियल वेक्टर किधर होगा? अच्छा ये बताओ, दोनों में से कौन सी लाइंस क्रॉस कर रही होंगी उसको? ई वाई वाली या ई एक्स वाली? देखो तो ध्यान से देखो यहाँ पे, तो जब सरफेस ऐसे रखा होगा तो ये वाली जो लाइंस है एक्स एक्सेस में जो लाइंस जा रही हैं वही कट करेंगी। वाई वाली कैसे जा रही है? उसके पैरेलल, क्योंकि ये वाई जेड प्लेन के, हाँ अगर किसी एंगल में रखा हो तो ये भी कर रही होती, ये भी कर रही होती, वो केस अलग होता। लेकिन फिलहाल ये कैसे रखा हुआ है? बिल्कुल पैरेलल रखा हुआ है। तो x क्रॉस कर रही है और y क्रॉस नहीं कर रही है। तो अगर उसके एरियल वेक्टर का डायरेक्शन लेंगे
तो सपोज कि वो प्लेन ऐसे रखा हुआ है यहाँ पे वाईजेड प्लेन के पैरेलल, तो उसका एरियल वेक्टर किधर होगा, वो भी लगभग इधर की तरफ होगा, एरिया दिया हुआ है, ठीक। तो देखो इसको अगर मैं इस एरिया को वेक्टर फॉर्म में लिखूंगा तो एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में, तो कितना लिखेंगे इसको 0.2 आई कैप मीटर स्क्वायर, पता ही है सबको, एक्स एक्सिस डायरेक्शन आई जे के पता है ना सबको, ठीक, आई जे के, तो 0.2 आई कैप। अब देखो कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आएगा वो सिर्फ इस कंपोनेंट, और इस कंपोनेंट की वैल्यू कितनी है, तो देखो ये वाला कंपोनेंट क्या है हमारा ई एक्स, ये तो है आई के डायरेक्शन में, तो इसकी वैल्यू है 3/5 ई नॉट आई कैप, 3/5 ई नॉट आई कैप। चलो अगर ऐसे भी समझ सकते हैं कि भाई मैं डायरेक्ट इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर दूं, लेकिन अगर चलो मैं टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड से भी डॉट प्रोडक्ट करता हूं तो सिर्फ कौन से वाले से किस डायरेक्शन में होगा, आई के, ठीक है। तो चलो डॉट प्रोडक्ट करते हैं, तो फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सीधा सीधा फॉर्म लग जाएगा इसमें ई डॉट ए। तो ई की वैल्यू कितनी है, टोटल वैल्यू रख लेते हैं, चलो 3/5 ई नॉट आई कैप प्लस 4/5 ए नॉट जे कैप, ठीक है, डॉट 0.2 आई कैप। अब डॉट प्रोडक्ट में क्या होता था, याद है आई डॉट प्रोडक्ट कैसे होता था, आई डॉट आई कितना होता था 1, आई डॉट जे कितना होता था 0। क्यों होता था 0, क्योंकि 90 डिग्री का एंगल होता था आई और जे के बीच में, होता है ना, ठीक है। अब देखो जब इनको डॉट करेंगे इसको इससे करेंगे और फिर इसको इससे करेंगे, तो आई डॉट आई कितना हो जाएगा 1, तो इसलिए हो जाएगा ये 3/5 ई नॉट इंटू 0.2, और इसके साथ कितना हो जाएगा 0, इसके साथ कितना हो जाएगा 0। हम सिर्फ किसको किससे करेंगे, आई से ये इससे करेंगे, तो आई डॉट जे कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो ये हमें मिलेगा कितना, देखो 0.6/5 ई नॉट। अब इजीली हम ई नॉट की वैल्यू यहाँ पे रख के इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखो ये चीज़ हम अगर ये भी ना करते तो हमें यहीं से बात समझ में आ गई थी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस करेंगे वो सिर्फ किसको, कौन सी करेंगी, ये करेंगी। तो सीधा ई डॉट ए कर सकते थे, ई एक्स डॉट ए भी हम यहाँ पे कर सकते थे, ठीक, क्योंकि ई वाई पैरेलल है। हाँ पर कभी ऐसा केस हो जाएगा कि भाई वो ऐसे ना हो कि वो किसी एंगल पे होगा, तब ऑब्वियसली करना ही पड़ेगा, तब दोनों कंपोनेंट कुछ ना कुछ क्रॉस करेंगे उसको, ठीक। तो ई नॉट की वैल्यू रख के कैलकुलेट कर लेते हैं थोड़ा सा। यूनिट क्या होगी इलेक्ट्रिक फ्लक्स की, ऐसा यूनिट न्यूटन पर कूलम इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू मीटर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 240 न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर। तो दिस इज आवर फाइनल आंसर ऑफ दिस न्यूमेरिकल, ठीक है, ओके बाय।